Hello everyone, good evening to all of you and welcome back once again in the 5th lecture series on the YouTube channel of Drishti Tutorial Private Limited। आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जो सीरीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसी सीरीज पे आज हम लोग काम करने वाले हैं। चूंकि हमने डे 4th में यानी 4th लेक्चर में मैंने आपको प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट और पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स को पढ़ाया था और मिनिमम मैंने लगभग 6 to 7 रूल्स आपको पढ़ाया है ना। और वो जो काफी इंपॉर्टेंट रूल है, हर एग्जामिनेशंस में उस रूल से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। पर्सनल की तो जो हमने टर्म रखा था वो पर्सनल क्लियर हो गया, पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम है, यानी ये टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सी प्रोनाउन की बात करेंगे हम लोग अब? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। जैसा कि आप जो चैनल पे अपलोडेड असाइनमेंट है इसमें ये रिफ्लेक्सिव की टॉपिक हमने असाइनमेंट अपलोड कर दिया है। आप उसे एक बार जरूर देखें ताकि जब आप वीडियो देखें तो वो चीजें काफी क्लियर हो सके। क्लियर है? तो जैसे आपको ये नाम से ही पता लग रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होना। सपोज कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है और उस सब्जेक्ट का जब उस सब्जेक्ट के किए गए कामों का इफेक्ट उसी टर्म पे पड़ जाए, उसी व्यक्ति पे पड़ जाए, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। सब बात समझ में आ गई? सपोज मैं कहूं कि आई टॉट माई सेल्फ, मैंने खुद को पढ़ाया। इट मीन्स हो गया कि जो मैंने काम किया उसका इफेक्ट मेरे ऊपर ही पड़ गया। सिंपल बात है, व्हेन अ सब्जेक्ट डज समथिंग and the effect of that action turns back to the subject is that particular term is known as reflexive pronoun। क्लियर है? तो हमने जो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड का प्रयोग करेंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली जो होता है ends with self or selves। ये समझना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस, एक वैसे प्रोनाउंस होते हैं जो एंड करते हैं किससे? तो सेल्फ और सेल्व्स लेकर के। सिंपली ये बात याद रखेंगे, जितने पर्सनल प्रोनाउन हैं सबके अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। बात समझ में आ गया? इस बात को याद रखना जरूरी है कि ईच पर्सनल प्रोनाउन हैज इट्स ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सिंपल सा समझते हैं कि मैंने पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में कौन कौन सा टर्म रखा। तो मैंने कल आपको एक केसेस समझाया था। इस केसेस में मैंने बताया था कि सब्जेक्टिव केस की चर्चा हम लोग करते, इसी के बाद हम एक और टर्म लेते हैं जो कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस। कैसा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट अगर आई एंड वी को लेते हैं तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? मी और अस। बात समझ में आ गया? इसी का एक इसी का बाद में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पार्ट लेंगे। क्लियर है? समझिए इस बात को। तो आई, मी और इसी का रिफ्लेक्शन होती है माई सेल्फ। ये बात समझ में आ गई कि मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो सेल्फ और सेल्व्स को लेकर के एंड करता है। तो आपने देख लिया माई सेल्फ, नेक्स्ट इज वी, अस, तो लास्ट का टॉपिक हो जाएगा आवर सेल्व्स। तो आपको यही याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली एंड करता है किससे? तो सेल्फ और सेल्व्स वर्ड को आपस साथ में लेकर के आता है। क्लियर हो गई बात? समझते हैं एक दो एग्जांपल जो आपके स्क्रीन पर है। पहली एग्जांपल को देखते हैं। सब इससे पहले आप थोड़ा रिकैप कर लेंगे। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, यू का प्लूरल फॉर्मेशन में योर सेल्फ्स भी होता है, वी का आवर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, ही का हिम सेल्फ और दे का देम सेल्फ। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई। अब उस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, पहली एग्जाम्पल आप देखेंगे, शी हैज टू टेक एक्शन हरसेल्फ। आपने देखा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शी हैज टू टेक एक्शन, शी हैज टू टेक एक्शन हरसेल्फ। बात को समझने का प्रयास करेंगे। सी हैज टू टेक एक्शन हरसेल्फ, इट मींस क्या हुआ? सी आप सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं
और इसी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना है, तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हरसेल्फ। बात समझ में आ गया? इस तरह से 3-4 एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पर है, 3-4 एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पर है, इसको मैं समझा देता हूं। नॉर्मली फर्स्ट एग्जांपल ही है, आइए फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गई। अब है सेकंड एग्जांपल, ही हैज टू डू दैट हिमसेल्फ, उसे खुद से वो काम करना है, ही हैज टू डू दैट हिमसेल्फ। बात समझ में आ रही है? तो ही के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, they have to support themselves, they have to support themselves, यानी they का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है? themselves। गॉट द पॉइंट? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए अब हम लोग समझते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये है। तो रूल नंबर 1 क्या है कि देयर आर सम ट्रांजिटिव वर्ब्स दैट टेक्स ऑब्जेक्ट फॉर्म, यानी ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, ये रूल है। तो मैंने कुछ शब्द रूल नंबर 1 में रखा है। पहला अगर शब्द आप देखें तो पहला है एब्सेंट, प्रेजेंट, हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, अवेंज, रिवेंज, इंजॉय, क्लियर है, रिकंसाइल, एक्वीट, रिजाइन, अम्यूज, इंट्रोड्यूस, ये सारे शब्द को मैंने रूल नंबर 1 में रखा। और इन शब्दों के बाद आपको या तो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट रखनी है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा। बात समझ में आ गया? आइए तो इस बात को समझते हैं कि जब जब हम बेसिक फॉर्मेशन में ये टर्म की बात करते हैं तो ये शब्द ऑलवेज जो है इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट होनी चाहिए या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होनी चाहिए। पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए पहला एग्जांपल ये लिखा हुआ है, he enjoyed himself during summer vacation, he enjoyed himself during summer vacation। तो आप देख रहे हैं पहला शब्द उसने यूज कर लिया, he enjoyed himself during summer vacation। समझिए इस बात को, he enjoyed himself during summer vacation। तो इस बात को समझते हैं, he enjoyed आपने वर्ब यूज कर लिया। अब आपको पता है कि रूल नंबर 1 में ये शब्द लिखे हुए हैं कि enjoyed के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। समझिए इस बात को, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगी तब रिफ्लेक्सिव लेंगे, जब ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तब रिफ्लेक्सिव लेंगे। तो बताइए he enjoyed himself during the party, यहां रिफ्लेक्सिव लेने का रीजन क्या हो गया कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि आपको यह पता है अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो जनरली पैसिव नहीं बनेगा इसका। जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका पैसिव इसलिए नहीं बन पाएगा कि आप इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट रहे तब तो आसानी से पैसिव बना लेंगे, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तब रिफ्लेक्सिव आएगी। जैसा कि रूल में मेंशन मैंने कर रखा कि इफ देयर इज नॉट अपरेंट यानी क्लियर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर था। सेकंड एग्जांपल है he absented himself from the class। अब देखिए एब्सेंट के बाद आपने क्या रखा? himself। ऑब्वियसली अगर आप लिखते हैं he absented from the class, किसको एब्सेंट रखा? यानी अपने आप को एब्सेंट रखा, यानी रिफ्लेक्सिव की जरूरत थी। और एब्सेंट एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। गॉट द पॉइंट? एग्जांपल नंबर 3, he enjoyed the party। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, he enjoyed the party, he enjoyed the party। अब इस सेंटेंस को आसानी से आप पैसिव बना करके देखिए। अगर ये पैसिव बन जाता मतलब ऑब्जेक्ट है तो आप आसानी से इसकी पैसिव बना सकते हैं, the party was enjoyed by him। अगर इसकी आसानी से पैसिव बन जाती है मतलब ऑब्जेक्ट क्लियर है, और अगर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव रखते। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? करेक्ट सेंटेंस हो गया। बात समझ में आ गया? चलिए इसके बाद रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है? रूल नंबर 2 क्या कह रहा है देखेंगे, आपके स्क्रीन पे है, आप इस चीज को क्लियर देखें।
रूल नंबर 2 कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही हम लोग इंफेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। बट समझिए इस बात को, कुछ मैंने शब्द लिखा आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो शब्द मैंने आपके स्क्रीन पर रखा है। वो शब्द क्या है? पहला शब्द है कीप, स्टॉप, क्लोज, ओपन, मूव, है ना, रेस्ट, अप्लाई, क्वालिफाई, इन सारे शब्दों का प्रयोग मैंने इस टर्म में किया है। तो मैंने कहा कि इसके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं आ सकता। ये जो शब्द आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इन शब्दों के बाद आप यूज नहीं कर सकते क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो समझते हैं, आपका एग्जाम्पल नंबर 1, रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है। आई माई सेल्फ क्लोज द डोर। बात समझ में आ गई? आई माई सेल्फ क्लोज द डोर। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि आई माई सेल्फ का प्रयोग किया है। आई माई सेल्फ क्लोज्ड द डोर। गॉट द पॉइंट? समझिए इस बात को। आपने क्लोज शब्द लिया तो मैंने कहा कि क्लोज के बाद रिफ्लेक्सिव नहीं आने चाहिए, लेकिन इसके पहले अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया तो इसमें क्या दिक्कत है? बात समझ में आया? इन शब्द के बाद यानी क्लोज के बाद, ओपन के बाद, रेस्ट के बाद जो हमने बाद शब्द का प्रयोग किया, कीप, स्टॉप, इन शब्दों के बाद नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, आई हैव क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट। अब देखेंगे क्वालिफाई एक शब्द का प्रयोग आपने किया और इस क्वालिफाई के बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया, जो कि गलत है। यानी एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 2 में जो आपने हिमसेल्फ का प्रयोग कर रखा वो गलत है। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 3, शी ओपनड द गेट हरसेल्फ। फिर से वही क्वेश्चन हो गया, शी ओपनड द गेट हरसेल्फ। आप अगर पॉइंट करें तो बात क्लियर है कि ओपन शब्द का प्रयोग के बाद आपने फिर क्या रख लिया? हरसेल्फ। इस तरह से हरसेल्फ का प्लेसमेंट यहां पे रॉन्ग है, क्योंकि आफ्टर दिस फॉलोइंग वर्ब्स, जो वर्ब मैंने आपके स्क्रीन पर रखा है, असाइनमेंट में रखा है, उन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं करेंगे। गॉट द पॉइंट? चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, सी हरसेल्फ ओपनड द गेट। अगर एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो इस एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है सी हरसेल्फ ओपनड द गेट। अब देखिए, ओपनड शब्द से पहले हरसेल्फ आया, ओपनड के बाद हरसेल्फ नहीं है। ओपनड से पहले है तो पहले रख सकते, बट बाद में नहीं रखेंगे। और याद रहे, सेंटेंस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी जब हम इंफेटिक और रिफ्लेक्सिव पे जोर डालेंगे तो ये बातें और क्लियर हो जाएगी। नीचे मैंने एक आपके स्क्रीन पर ये टर्म रखा, मार्क द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर, ये रहा, मार्क द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। और आप स्ट्रक्चर को अगर पढ़े तो भली भांति चीजें समझ में आ जाएगी, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। उस स्ट्रक्चर में रूल नंबर 2 के बाद जो मार्क द फॉलोइंग का स्ट्रक्चर है, उसमें मैंने ये टर्म को रखा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट होती है। अगर इसके बाद कोई सेल्फ और सेल्फ्स वाली टर्म आ गई, सेल्फ या फिर सेल्फ्स का टर्म आ गया, तो वो कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात समझ में आया? लेकिन कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ ऑब्लिक सेल्फ्स की कॉन्सेप्ट ले आता है, तो इसे हम यहां पे इंफेटिक प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। इंफेटिक प्रोनाउन, समझिए इस बात को, सब्जेक्ट प्लस सेल्फ या सेल्फ्स वाली टर्म, फिर आप वर्ब ले सकते हैं और देन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो ये जो दो स्ट्रक्चर मैंने रखा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा है कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब होता है, प्लेसमेंट वही है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, और अगर एंड में सेल्फ और सेल्फ्स वाली बात है, तब इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। गॉट द पॉइंट? बट स्ट्रक्चर नंबर अगर 2 की बात करें, यानी नेक्स्ट की बात करें, तो इसमें मैंने ये कह रखा है कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ और सेल्फ्स आती है, फिर वर्ब देन ऑब्जेक्ट आता है, तो यही सेल्फ और सेल्फ्स यानी इंफेटिक प्रोनाउन के नाम से जाना जाएगा। और इंफेटिक मतलब इंफेसिस वाला शब्द, इंफेसिस डालना, आई माई सेल्फ
कंप्लीटेड दैट टास्क, मैंने खुद से वो टास्क कंप्लीट किया, यानी कामों पे जोर डाल रहे हैं आप। तो जब इफेक्ट की बात होगी, जब इंफेसिस की बात होगी, जब आप टर्म पे इंफेसाइज करेंगे, तब आप उसी सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड को इंफेटिक के रूप में यूज करेंगे। गॉट द पॉइंट? चल, और याद रहे जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा तब उसका मीनिंग होगा खुद को, और जब आप इंफेटिक का यूज करेंगे तब उसका मीनिंग होगा खुद से। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई किल्ड माई सेल्फ, इसका मीनिंग हुआ मैंने खुद को मारा। और अगर आप ऐसे करते हैं आई माई सेल्फ किल्ड हिम, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने खुद से मारा। यानी अब इस एक्शन में देखिए सब्जेक्ट वर्ब के बाद अगर सेल्फ है तो ये कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर सेल्फ आ गई तब ये कैसा प्रोनाउन? इंफेटिक प्रोनाउन। बात समझ में आ गया आप सभी को? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे का पार्ट है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, यानी रूल नंबर 3 है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। रूल नंबर 3 को अच्छे से देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस अनलेस इट इज प्रिसीडेड बाय एनी नाउन और प्रोनाउन। बात समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर आप सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर लेंगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो रूल नंबर 3 का पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आप इसे ध्यान से देखें। पहला एग्जांपल है माई सेल्फ इज सचिन तेंदुलकर। अगर आप कहते हैं माई सेल्फ इज सचिन तेंदुलकर तो माई सेल्फ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। माई सेल्फ किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और अभी मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, दैट इज व्हाई यू हैव टू पुट अ सब्जेक्ट बिफोर माई सेल्फ। तो यानी माई सेल्फ किसकी सब्जेक्ट है? आई। किसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? आई की। तो यानी माई सेल्फ से पहले आप आई को अगर रखेंगे तो सेंटेंस क्लियर सही हो जाएगा। इसलिए पहला नंबर एग्जांपल जो है माई सेल्फ इज सचिन तेंदुलकर, वो इनकरेक्ट है। माई सेल्फ से पहले आपको एक टर्म रखना पड़ेगा आई माई सेल्फ, है ना। रूल नंबर 3 था ना। रूल नंबर 3 का जो एग्जांपल्स है, यानी जो अभी आपने जो रूल्स देखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, तो इस तरह से वहां पे हम लोग आई माई सेल्फ करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है आई माई सेल्फ इज सचिन तेंदुलकर, जैसा कि मैंने रख दिया है करेक्ट सेंटेंसेस में, तो वो करेक्ट है। थर्ड है सी हरसेल्फ डिड दैट एक्शन। सी हरसेल्फ डिड दैट एक्शन, ये इसलिए करेक्ट है कि सी के जस्ट बाद आपने हरसेल्फ रखा है। गॉट द पॉइंट? यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर आप सेल्फ और सेल्फ्स वाली बात रखते हैं तो यानी वो रिफ्लेक्सिव ना होकर के इंफेटिक बनता है, इसलिए वो सेंटेंस करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूल नंबर लास्ट 4, डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन पैसिव वॉइस। देखिए रूल नंबर 4, डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन पैसिव वॉइस। क्लियर है कि पैसिव वॉइस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूसेज नहीं करते, सिंपल सा बात है। तो आपका एग्जांपल नंबर लास्ट रूल्स का लास्ट एग्जांपल जो है, मिस्टर गुप्ता वाज इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द डीएम। मिस्टर गुप्ता वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी आप रूल नंबर 4 की अगर बात करें तो रूल नंबर 4 में लिखा हुआ वाज इंट्रोड्यूस्ड। और आपको पता है कि अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, देन V3 आए तो वो सेंटेंस किसका पार्ट बनता है? वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। बात समझ में आ गया? तो अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करेंगे। तो देखेंगे मिस्टर शर्मा वाज इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उस हिमसेल्फ को वहां से आपको हटाना पड़ेगा, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आशा करते हैं कि सारी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल्स आपको समझ में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के नए नए स्ट्रक्चर्स एंड टॉपिक्स को लेकर के। थैंक यू वेरी मच। कीप साइनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।